एक टिप है सबके पास, जिनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं, जो कोई 1-2 क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो ना रिकॉर्डिंग देख लिया करो। क्योंकि रिकॉर्डिंग से क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, उस क्लास में क्या-क्या कवर हुआ था, फिर आपको आज की क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, विनोद जी बोल रहे हैं उनकी पहली क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपकी पहली क्लास भी है तो कुछ नहीं होता। आज अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर हम एक क्लास में ऑलरेडी ये चैप्टर को ना मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, तरुण की भी पहली क्लास है, ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा स्लो मूव करूं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर अगले हफ्ते से हमारा डिवीजन हो ही रहा है, तो और अच्छे से तब पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं फर्स्ट क्लास वाले। अच्छा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी गुप्ता, मैं आपकी फिजिक्स की टीचर हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं, जो मेरी पहली बार फेस देख रहे हैं, ये सबके लिए एक कॉमन अनाउंसमेंट हो गई। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास बिगिन करी जाए। सब बच्चे जो नहीं आ पाए थे उनको बता देती हूँ कि पिछली क्लास में हमने फ्लूइड्स का जो बेसिक है वो शुरू किया था कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है। अगर आप किसी फ्लूइड की डेप्थ में जाते हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन दैट केस। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं बैरोमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट में। आज का हमारा एम ये है कि हम मैनोमीटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं एंड हम यूट्यूब के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं। और मूविंग ऑन, हम पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट इज द एम ऑफ टुडेज क्लास गाइस। तो चलो एक बार जो बच्चे नहीं आ पाए थे पिछली क्लासेस में उनके लिए क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो जो बच्चे आए थे, जिन बच्चों को या फिर ऑलरेडी पता है, वो बच्चे हेल्प करना मेरी। सबसे पहले बताओ फ्लूइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं बच्चों, आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना। आज बच्चे थोड़े ज्यादा हैं तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी माइक। हाँ, फ्लूइड्स का मतलब निखिल ने बहुत सही बोला, गैस और लिक्विड हो गया, लिक्विड एंड गैसेस हो गया। फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। ठीक है, तो क्या फ्लो कर सकता है हमारे आसपास, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके अंदर गैसेस एंड लिक्विड्स जो है वो आपके फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। जो इस बच्चे ने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, आप वीडियोस देख सकते हो बेटा, रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोडेड है। और फ्लूइड्स का मतलब होता है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो। गैसेस या लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे, विस्कोसिटी, वाटर एंड एयर, सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब कौन बताएगा मुझे, मैम डेंसिटी क्या होती है। मास अपॉन वॉल्यूम, यार ये भी थोड़ी पूछने की बात है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में आपको गिवन है। इसकी एसआई यूनिट जो है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। कुछ क्वेश्चंस में आपको रिलेटिव डेंसिटी भी गिवन होगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव वर्ड का मतलब हमने देखा था किसी के कंपैरिजन में, किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब था बेटा, किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस की अगर आप डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा सुनो, अगर मेरी स्क्रीन रुकती है, अगर बीच में मेरी आवाज आनी बंद हो जाती है, अगर मेरी बीच में वीडियो पॉज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो बेटा हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू हो। 1-2 सेकंड का वेट करो। अगर वो नहीं सही हो रहा है तो रिफ्रेश करके ट्राई टू ज्वाइन अगेन। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, तो वो नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से रुक जाती है या फिर आने लग जाती है। ठीक है, अमाउंट नहीं बोलेंगे बेटा, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। 1 सेकंड रुको। खुशी, आप अपने स्कूल का नाम भी फटाफट मेंशन कर दो यहाँ पर, इसका फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ठीक है, आपका स्कूल कौन सा है उसका भी मेंशन कर दो। अच्छा, कंटिन्यूअसली पेपर्स हो रहे हैं आप। और मुझे इसमें एक बार फिजिक्स का सिलेबस क्या आ रहा है वो भी बताना। ठीक है, एसकेवी जीटीबी नगर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें फिजिक्स का सिलेबस भी मुझे अब रफली आइडिया दे देना आप बेटा। ठीक है, तो ये तो आपका डेंसिटी हो गया। उनके पास पीसीबी होगा ना, इसलिए उनको मैथ्स का नहीं पता होगा। ठीक है, तो डेंसिटी हो गया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में सब बच्चों ने बचपन में पढ़ रखा है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम बोलते हैं पास्कल। ये सब तो बचपन में पढ़ रखी है चीजें ऑलरेडी। अब इस चैप्टर की हमने ये मेजर चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंटेनर है, ये लेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा है और फ्लूइड की डेप्थ है एच। तो यहाँ पर आप जो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो लिखते हो, वो लिखते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। मतलब जितना आप किसी भी फ्लूइड के अंदर डेप्थ में जाते रहते हो, उतना आपका डीप जाता रहता है वो चीज। ठीक है बेटा, इज दैट ओके। फिजिक्स सिलेबस, अच्छा ठीक है, सॉलिड्स और फ्लूइड्स आ रहा है ना, फिर तो ट्राई करेंगे वो तो आपके चैप्टर स्टेट से पहले कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है, दैट इज पास्कल्स लॉ बच्चा, दैट इज पास्कल्स लॉ, वी विल स्टडी अबाउट दैट लेटर। अगर सपोज मैं यहाँ पर हाइट चेंज कर दूं, अगर मैं इतनी सी हाइट कंसिडर कर लूं,
तो फिर मेरा प्रेशर क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम ही रहेगा, प्लस जो हाइट का चेंज है वो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लास्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में अबाउट द बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का काम क्या होता है? बैरोमीटर को हम यूज करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस केस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर ऐसे एक कटोरी सी होती है और उसके ऊपर ऐसे एक इन्वर्ट करके ट्यूब रख दी जाती है, मर्क्यूरी की फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब दो इनके अंदर भरा हुआ है लिक्विड, लिक्विड मर्क्यूरी भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है। फिर हमने बोला था कि ये जो दोनों पॉइंट है इन पे आपका जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू आई थी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड दिस ट्यूब। ठीक है, ये जो कॉलम है, लिक्विड का कॉलम है, उसके अंदर जो हाइट है उसको हमने एच कहा था और डायरेक्टली पी एटमॉस्फेरिक हमारा रो जी एच आ गया था। बेटा वीडियो रुक रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी बच्चों के केस में नहीं हो रहा है, मतलब हो सकता है आपके केस में कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू आ रहा हो। ऑलराइट, वरना 2 सेकंड वेट करो, सब वैसे ही सही हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, टॉरेस एली ने ये डिस्कवर किया था। यहां तक खाली मैंने रिवीजन करवाई है, कुछ नहीं होता, जरा से लेट भी हो गए तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जो बच्चे नए आए हैं वो भी देख सकते हो कि ये चीजें कवर हुई थी, तो अब इसके आगे का हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो फिर अब आज की क्लास में मूव ऑन करते हैं। नाउ वी वांट टू स्टडी अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज मैनोमीटर। तो ना ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स एज सच किसी बुक में अलग अलग तरीके से दिए नहीं हुए, बट इन सब के ना क्वेश्चंस बहुत ऑफनली पूछे जाते हैं। सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी पूछे जाते हैं जेई और नीट के पेपर्स में, इसलिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम अलग अलग कंप्लीट फिर से रिपीट करवा रहे हैं। बेटा थर्ड वाला कुछ भी नहीं है, आप जैसे जैसे डेप्थ में जाते रहते हो ना, जितनी डेप्थ आपकी एच के इक्वल होती है उतना ज्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज होता रहता है बाय एन अमाउंट रो जी एच। ठीक है, आप h/2 पे गए, प्रेशर इंक्रीज हो गया, रो जी h/2। आप पूरी डेप्थ कवर कर ली, रो जी एच। आप और नीचे चले गए और प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, रो जी एच जो चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है। मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर का क्या पर्पस होता है? एक अननोन प्रेशर इसको फाइंड करना होता है, टू फाइंड अननोन प्रेशर। बिल्कुल सही बोल रहे हो, टू मेजर अननोन प्रेशर इन अ गैस। ठीक है, एक गैस में क्या प्रेशर है वो मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। सपोज ये वाली जो चेंबर है ना, यहाँ पे ये सर्कल सी, इसमें कोई गैस भरी, तो अब आप मैनोमीटर का यूज करोगे कि मैम मुझे ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ये बताना है कि कितना होगा, तब मैं मैनोमीटर का यूज करूंगा या करूंगी। और मैनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग भी देखोगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो अब इस इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं कि कैसे होएगा काम, एक एक स्टेप करके मूव करते हैं। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सारी जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो रही है, मतलब किसी पे कुछ अननोन फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, सारी की सारी जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है वो बैलेंस है। तो आपकी ऑब्जेक्ट या तो फिर रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा? जो ये गैस का प्रेशर होगा वही तो पॉइंट ए पे लगेगा, है ना? जो भी प्रेशर इस गैस के अंदर है दैट इज व्हाट विल एक्ट ऑन पॉइंट ए। तो हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट ए का प्रेशर विल सिंपली बी इक्वल टू गैस का प्रेशर। बेटा मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग फिजिक्स राइट नाउ, वी आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। कोई बच्चा है जो हैंड रेस कर रहा है या फिर हैंड लोअर कर रहा है बार बार? बेटा किसी को कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे लिख लो। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी, हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड अननोन प्रेशर इन अ गैस। अब ये जो चेंबर है आपका, ये जो सर्कुलर चेंबर है, कौन सा सर बर्नौलीज पढ़ा रहे थे बेटा? बर्नौलीज कौन से सर पढ़ा रहे थे? एक बार आप अपने सर का नाम बताओ मुझे, मैं एक बार उनसे बात करके उनसे चेक करूंगी कि क्या सिलेबस चल रहा है उनका। कौन से सर थे, क्या नाम था बेटा? अच्छा, कितने बजे वाला बैच है ये? हाँ, ए और बी पे प्रेशर जो है वो आपका सेम रहेगा,
ठीक है, ये जो आपकी गैस है, ठीक है, चलो मैं एक बार सर से बात करती हूँ बेटा। मेरी क्लास में अभी बर्नौलीज तो कवर नहीं हुआ है, हो सकता है उन्होंने ब्रीफली पढ़ाया हो। मेरी क्लास में फिलहाल मैनोमीटर और जो यूट्यूब है वो सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो चेम्बर है उसके अंदर एक अननोन गैस भरी हुई है, उसके गैस का आपको प्रेशर बताना है। तो ये जो प्रेशर है यहाँ पर, जो गैस प्रेशर लगा रही है, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर विच इज बीइंग अप्लाइड एट पॉइंट ए, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। ऑल्सो यू कैन सी दैट ए एंड बी आर लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो कि ए पे जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम? अब प्रेशर एट बी की वैल्यू हमें निकालनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट बी। ठीक है, प्रेशर एट बी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है कि प्रेशर एट बी कितना होता है। तो प्रेशर एट बी अब आप कैसे निकालोगे? एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी प्रेशर लग रहा है यहाँ पर वो होगा, और जितनी ये लिक्विड की हाइट है इसके ऊपर, जितनी ये लिक्विड की डेप्थ में ये पॉइंट है, उतना प्रेशर आएगा। मतलब प्रेशर एट बी तो आपका सिंपली पी एटमॉस्फेरिक हो गया प्लस रो जी एच, where everyone has to remember that h is the height of the liquid in this particular column. All right, is that okay guys? तो बस ये हुआ तो हमारे पास आ गया प्रेशर ऑफ अननोन गैस। इसका क्या मतलब है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है दैट विल सिंपली बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो ऐसे मेरी जो प्रेशर ऑफ गैस है उसकी वैल्यू निकल गई, यही तो करना था। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका कांस्टेंट होता है ना। हाँ बेटा, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, निकल गई ये वैल्यू, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। बस यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि जो हाइट है वो ये वाली हाइट के बारे में बात हो रही है। बच्चे कभी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट ले लेते हैं, ये छोटी वाली ट्यूब की हाइट ले लेते हैं, इसमें जो बात हो रही है वो इस हाइट की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको अननोन गैस का प्रेशर निकालना है। द प्रेशर ऑफ दिस अननोन गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। ऑल राइट, एंड देन आपका जो भी प्रेशर रहेगा, जो पॉइंट ए पे प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। बस प्रेशर एट पॉइंट बी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा, और इट विल बी देयर बिकॉज ऑफ दिस डेप्थ ऑफ फ्लूइड एट दिस पॉइंट। ठीक है, हाँ, एब्सोल्यूट का भी यही है और मैनोमीटर के केस में भी यही यूज हो रहा है। जो आपका प्रेशर ऑफ गैस है दैट विल सिंपली बिकम इक्वल टू दिस। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गाइस। जो भी आपकी फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जी है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द डेप्थ, एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, एच आपकी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है, पी एटमॉस्फेरिक इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसका मतलब कुछ और होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ये होता है कि टोटल प्रेशर आप किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो। भले ही ये फॉर्मूला सेम है बट कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर हम एक अननोन गैस का प्रेशर निकाल रहे हैं। ऑल राइट बेटा, अभी माइक ऑन नहीं कर सकती क्योंकि ना अभी बच्चे थोड़े ज्यादा है क्लास में, तो माइक ऑन किया तो डिस्टर्बेंस आप सबको हो जाएगी। तो क्लास के एंड में मैं माइक ऑन कर दूंगी ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो आप मेरे से बात करके क्लियर कर लो। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको एक अननोन गैस का प्रेशर बताना है। यहाँ पे आपने गैस भर रखी है, इसके जो फ्लूइड भर रखा है इसमें वो आपने मर्क्यूरी भर रखा है। ठीक है, तो आपको गिवन है कि मर्क्यूरी की डेंसिटी इज 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। तो सिंपल लगा दो यार, बोलो कि मैम प्रेशर ऑफ गैस तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा प्लस रो जी एच, है ना, यही होगा ना। ठीक है, ए बोल रहे हैं बेटा, ए मुश्किल है वैसे ए का होना सही। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा इस केस में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो खुद ही आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो 101,325 पास्कल वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जैक्ट, प्लस रो जी एच माने 13,600 मल्टीप्लाइड बाय जी, जी इज 9.8 मल्टीप्लाइड बाय एच। अब एच की यहाँ पर क्या वैल्यू लेंगे? ये लंबी वाली ट्यूब 8 गिवन है, छोटी वाली ए से लेके नीचे तक का डिस्टेंस 2 गिवन है। तो बीच का ये जो एच की वैल्यू आएगी ये 6 सेंटीमीटर आएगी। सो इट विल बी 0.06 मीटर्स। ठीक है, अब सब बच्चे इसको कैलकुलेट करना। इसका आंसर जो सही है दैट विल बी 1.09 इंटू 10⁵ पास्कल। तो बच्चा जिसने सी लिखा है आप सही बोल रहे हो। ठीक है, बाकी बच्चों ने कैलकुलेशन प्रॉब्लम किया है तो वो कैलकुलेशन करके एक बार चेक करेंगे। ठीक है बेटा, इज दैट ओके? क्वेश्चन में समझ में आया? मैनोमीटर का बस इतना ही काम होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एनसीईआरटी में भी मैनोमीटर का एक पूरा आपको अलग से दे रखा है पार्ट, तो अब आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आया ना। निखिल ने भी बोला 6 लेंगे, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, 6 लेंगे हाइट। ये जो फ्लूइड्स और सॉलिड वाले चैप्टर है, इनके फॉर्मुलाज वगैरह बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं फॉर्मुलाज में। हाँ, इनमें ना ये ऐसे जो न्यूमेरिकल्स देते हैं उसमें थोड़ी मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी पड़ती है, बट बाकी इन चैप्टर्स में बहुत इजी रहता है सब कुछ। चलो, अब अगला कॉन्सेप्ट बेटा 0.6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो h की वैल्यू है दैट इज 6 सेंटीमीटर, है ना, 8 - 2, तो h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.06 मीटर्स। तो यहां से आपके पास 0.06 की वैल्यू आई। ऑल राइट, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्यूब। अमन बेटा, आपने हैंड रेस किया है, आपको कोई डाउट है तो आप बताओ। जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, अपना डाउट प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। अगर अभी जो टॉपिक है उसके रिलेटेड डाउट नहीं है तो आप क्लास के एंड में रुकना, हम आप उसको सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा क्लास के एंड में रुकना, आई विल गिव यू माइक का एक्सेस एज वेल, ताकि जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर पाओ मेरे साथ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बाय मिस्टेक हो रहा है तो ठीक है। आगे चले, अब जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो भी इजी है, वो भी ये प्रेशर वाले फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब का भी मेन पर्पस जो होता है वो वही होता है कि आपको प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। अब यूट्यूब जैसे मैनोमीटर में क्या था, एक जो लेग था वो लंबा था, इसको हम एनलार्ज लेग मैनोमीटर कहते हैं। बेटा लास्ट स्लाइड यही तो है विवेक। नोट्स तो मिल ही जाएंगे सब बच्चों को, इस चीज में क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, क्लास के बाद नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, तो उस चीज में आप टेंशन मत लो उस चीज की। अगर किसी के ग्रुप में नोट्स नहीं जाते तो आपके ग्रुप में जो ऊपर में लिंक है उसके अंदर आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, जो ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन है ना उसके अंदर जो लिंक है। ठीक है, अब प्रेशर फाइंड करना होता है यूट्यूब के अंदर। तो यूट्यूब जैसा नाम बता रहा है वो यू शेप में बनी हुई होती है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट यू, बट यू गाइस कैन इमेजिन। ठीक है, तो ये यू शेप में कुछ बना हुआ होता है इस तरीके से, जो आपका यूट्यूब रहता है। ये देखो, कुछ इस तरीके से आपका यूट्यूब कंस्ट्रक्टेड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई भी फ्लूइड भर सकते हो। सपोज मैंने कुछ भी फ्लूइड भर दिया। बेटा अभी तो कुछ रिपीट ही नहीं करा, अभी तो बताया बस यूट्यूब की जो होती है उसकी शेप जो होती है वो यू की तरह होती है, बस इतना ही बताया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कोई भी सपोज ये ऐसे पानी भर दिया या कोई भी लिक्विड भर दिया, ये जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा सिस्टम, चलो मर्क्यूरी भर देते हैं, तरुण बोल रहा है तो अब यहाँ पर जब ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे होगा, तो व्हेन द सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम, देन यू नो दैट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जो दोनों लेवल्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों ट्यूब पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं पी, सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। बेटा अभी इस पे फोकस कर लो, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में रिपीट कर दूंगी। ठीक है, क्लास के एंड में आप उसमें जो भी डाउट है वो मेरे से कवर कर लेना। ठीक है दीपांशु बेटा, अब अगर यहाँ पर मैंने ये वाली जो ट्यूब है इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या होगा। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल हैपन इफ आई एम अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर इन दिस केस। अरे ये तो खुद सोचो ना मैम, अब क्या होना चाहिए। अब थोड़ा सा लिक्विड यहाँ से कम हो जाना चाहिए और थोड़ा सा उस ट्यूब में बढ़ जाना चाहिए। यही होता है ना प्रेशर की एप्लीकेशन का। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अदर साइड में चला जाएगा, गो इन अदर साइड। तो अब क्या हुआ, बेसिकली देयर इज सम डिफरेंस यहां से और यहाँ पे कुछ एच का डिफरेंस आ गया। ये देख पा रहे हैं सब बच्चे कि यहाँ पर कुछ हाइट का डिफरेंस आ गया एच का, है ना, लिक्विड विल राइज। तो अब ये जो प्रेशर है इसकी वजह से हाइट में अगर डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये जो प्रेशर होएगा मैम ये तो डायरेक्टली इक्वल टू रो जी एच आ जाएगा मेरे पास। पहले मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था दोनों में, अब ये जैसे ही प्रेशर मैंने लगाया वैसे ही मेरी हाइट ये इंक्रीज हो गई। तो ये जो भी प्रेशर मुझे फाइंड आउट करना है, सिंपली मैंने एच अगर निकाल लिया तो मेरे पास रो जी एच से इस प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइडियली यूट्यूब का ये काम होता है, इसलिए यूट्यूब को ना यूट्यूब मैनोमीटर भी बुलाया जाता है। इज दैट थिंग ओके गाइस, कि इसको कैसे यूज कर रहे हैं यूट्यूब को। ठीक है, अब जो बच्चों को ये समझ में आया वो ये चीज समझो कि आपके जो जेई और नीट के पेपर में आते हैं ना, उसको उसमें थोड़ा सा इसको ट्रिकी करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दो लिक्विड भर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके इन्होंने दो लिक्विड से भर दिए। ये आपकी यूट्यूब है। ठीक है, कुछ ऐसे आपकी यूट्यूब है, अब इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, दो लिक्विड भर देते हैं। जैसे सपोज मैंने पानी और तेल भर दिया, कुछ भी भर दिया यार, दो लिक्विड भर देंगे।
तो दो लिक्विड जो आपके मिक्स ना हो उस तरीके से ये लोग भर देते हैं। तो अब होगा क्या कि दोनों लिक्विड का पानी का लेवल जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, है ना। दोनों लिक्विड का पानी का लेवल अलग अलग रहेगा। एक दोनों की साइड पे जो प्रेशर लग रहा है वो तो इक्वली लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों की साइड पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से जो भी इसकी हाइट है वो हाइट है, इसकी हाइट है h1 और जो दूसरा वाला है उसकी हाइट है कुछ h2। तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो हाइट भी तो अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका लिक्विड 1 है, लेट मी से दैट इट इज ρ1। यहाँ पे आपका लिक्विड 2 है, लेट मी से दैट इट इज ρ2। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन काफी ऑफनली पूछा जाता है। तो इस केस में अब क्या होगा बेटा, दोनों साइड पे तो प्रेशर तो आपका सेम है और प्रेशर की वजह से ये जो भी हाइट है वो अचीव हो रही है। तो आप सिंपली लिख दोगे कि ρ1 g h1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2 g h। ये g और g अगर कैंसल आउट हो गया तो ρ1 h1 विल बी इक्वल टू ρ2 h2। ऑलराइट, बस ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। तो आपके अगर यूट्यूब के अंदर दो टाइप के फ्लूइड भी भरे हुए हैं तो वो वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? बेटा कोई क्वेश्चन है तो एक बार एंड में जाते हैं, एंड में क्लास में सॉल्व करते हैं, अभी एक बार क्लास को चलने दो। ठीक है बेटा। हाँ, इसी तरीके का चलो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, वो वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे फिर सॉल्व। बेटा हो क्या रहा है, यहाँ पर यूट्यूब मैनोमीटर को यूज करा जाता है ताकि जो प्रेशर की वैल्यू है आप वो फाइंड कर पाओ। ठीक है विवेक, तो पहले केस में तो अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो जो फ्लूइड है उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो सिंपली आपके पास प्रेशर ρgh के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर विल सिंपली बी इक्वल टू ρgh। ऑल राइट, अब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर इज इन अ यूट्यूब इफ यू हैव फिल्ड टू डिफरेंट फ्लूइड्स, जैसा तरुण आपने भी जो क्वेश्चन बताया है उसमें अगर आपने दो डिफरेंट फ्लूइड्स भर दिए हैं तो यही है कि आपको ρ1 और ρ2 की वैल्यूज गिवन होती हैं, h1 या h2 की वैल्यूज गिवन होती है और कोई भी एक क्वांटिटी निकालने को बोलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है दोनों ट्यूब में और वो सेम होगा, तो ρ1 g h1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2 g h2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दैट ρ1 h1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2 g2। हाँ, दोनों साइड का प्रेशर इक्वल रहेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है क्योंकि। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो इसलिए आप दोनों साइड का प्रेशर इक्वल कर दोगे इस चीज में भी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, इन द इन अ यूट्यूब शोन इन द फिगर वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द यूट्यूब रिस्पेक्टिवली। आपको पानी गिवन है और आपको ऑयल गिवन है, लेफ्ट साइड और राइट साइड रिस्पेक्टिवली में। बोल रखा है द हाइट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब हाइट फॉर वाटर इज 15 सेंटीमीटर, हाइट फॉर ऑयल इज 20 सेंटीमीटर। आपको डेंसिटी बतानी है बेटा। तरुण ना आप भी अपना क्वेश्चन चेक करना, उसमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डेंसिटी बतानी है ऑयल की, तो यू हैव टू टेल मी कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ ऑयल इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऑल राइट, तो यहाँ पर वही पिछला वाला केस लगा लो। ठीक है, हाँ तो बेटा यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको वाटर और स्पिरिट दे रखी है, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना है आपको डायरेक्टली, वो तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पर वही पिछले वाला फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या था कि मैम दोनों ट्यूब में जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑयल। जी और जी यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर हाइट ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल हाइट ऑफ ऑयल। तो अब डेंसिटी ऑफ ऑयल निकल जाएगी ना, कि डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना होगा मैम, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑयल। अब ये चीज तो कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। ठीक है, ये चीज तो कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1000 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय एच डब्ल्यू आपको कितनी गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 20। तो ये कुछ भी आपकी वैल्यू आएगी वो ले लेना। यहाँ पर मैंने इसको चेंज यूनिट को किस लिए नहीं किया, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रही है तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, चाहे मीटर में करें चाहे सेंटीमीटर में करें, वरना अदरवाइज आपको मीटर के अंदर चेंज करना है यूनिट्स को, वो मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ पर जैसे राहुल आपने जो तरुण आपने जो क्वेश्चन भेजा उसमें रिलेटिव डेंसिटी पूछी है तो आपको सिंपली ये निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू
हाइट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो, ये वाला भी चीज यूज कर सकते हो। अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, हो गया मैम इससे, थैंक्स। चलो ठीक है, बढ़िया है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, वरना बच्चों को नहीं समझ में आती ये चीज। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आई थी जब मैं अपने स्कूल में थी। तो मैं आपको ट्राई करती हूँ कि, मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि जो मुझे चीजें समझ नहीं आई वो एटलीस्ट आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अब आ जाओ बेटा पैस्कल्स लॉ पे। अब अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आते हैं, दैट इज पैस्कल्स लॉ। तो बढ़िया है, पैस्कल्स लॉ भी दो तीन चीजें बताता है हम। सपोज आपके पास ऐसे एक पानी का कंटेनर है, ठीक है, ये कुछ पानी का कंटेनर है, फ्लूइड रखा हुआ है इसके अंदर, पानी पानी बोलती रहती हूँ मैं, पानी समझ जाना फ्लूइड। ठीक है, बच्चे ये ना सोचे कि हर जगह पे पानी का यूज हो रहा है, नहीं, किसी भी फ्लूइड का हो सकता है, मैं पानी बोल रही हूँ बस। इसके अंदर हमने ऐसे कुछ भर रखा है। अब सपोज यहाँ पर मेरे पास ऐसे एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, मेरे पास एक ऐसे ट्राइंगुलर प्रिज्म है। तो पैस्कल्स लॉ बढ़िया चीज है। पैस्कल्स लॉ कुछ ऐसा मुझे बोलता है कि इस प्रिज्म पे एक तो जो फोर्स लगेगी, जो प्रेशर लगेगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स फेस। ऐसे लग गया, ऐसे लग गया, ऐसे लग गया, P1 P2 P3। एक तो पैस्कल्स लॉ ये बोलते हैं। पहली चीज मतलब उसने क्या बोली कि जो प्रेशर लगता है वो किसी भी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके परपेंडिकुलर लगता है, प्रेशर परपेंडिकुलर टू एरिया। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच पैस्कल्स लॉ टेल्स मी। सेकंड थिंग विच इट टेल्स मी कि अगर ये बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है, अगर ये बॉडी आपकी बहुत ही छोटी है, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, मतलब अगर ये बॉडी बहुत छोटी है, इसकी जो हाइट है वो निग्लिजिबल है, और आपकी जो लेक है, जो भी पानी है, जो भी फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस केस में आप एक और पॉइंट बोल सकते हो कि इट विल बी द सेम फॉर ऑल दी पॉइंट्स। मतलब बेसिकली ये जो P1 रहेगा, P2 रहेगा, P3 रहेगा, ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि जो आपका स्टैटिक प्रेशर होता है ना, आपका जो स्टैटिक फोर्स भी लगती है अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर डाल रहे हो, तो वो नॉर्मल पे लगती है। ठीक है, आपका जो भी एरिया रहता है उसके नॉर्मल पे आपकी फोर्स लगती है, इसलिए प्रेशर भी आपका नॉर्मल डायरेक्शन के लगता है, व्हाटएवर सरफेस इज देयर उसके। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा जैसे हो गया कि जैसे आपका सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये। ठीक है, क्यूब है अगर आपके पास, ऐसा कुछ भी क्यूब है, तो डिपेंडिंग कि आप फोर्स वगैरह कैसे लगा रहे हो, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, कुछ भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स। सो व्हाटएवर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, यूजुअली दैट इज रेफर्ड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हाँ, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्वल है। प्रेशर आपकी स्टैटिक क्वांटिटी, वो प्रेशर आपकी ना वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इक्विलिब्रियम का यूज करने की जगह हम बोलते हैं कि स्टैटिक केस में जब बॉडी मूव नहीं कर रही है और बॉडी की डायमेंशन बहुत छोटी है, ये भी जरूरी है बोलना कि बॉडी आपकी छोटी सी है, तो तब आपका यहाँ पर आप बोल सकते हो कि P1 विल बी इक्वल टू P3। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पैस्कल्स लॉ इज दैट उस केस में हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर की भी। यहीं से हमारा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह है उनका कॉन्सेप्ट आता है, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। कि आप में अगर आपने एक साइड पे फ्लूइड के अंदर कोई प्रेशर लगाया तो वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा। ऑलराइट, इसका इसमें इसमें आप कैसे डिफाइन करते हो कि सपोज मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रेशर इंक्रीज किया, सो दैट प्रेशर विल इंक्रीज फॉर ऑल दीज थिंग्स, मतलब P1 P2 P3 तीनों इंक्रीज हो जाएंगे। वैसे ही अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट का जैसे कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास कुछ इस हिसाब का चेंबर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ डेल्टा P, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है, अगर इसके अंदर कोई भी फ्लूइड आपका भरा हुआ है ना, तो ये जो प्रेशर इंक्रीज होगा ये पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आई एम अप्लाइंग दिस, तो पूरे के पूरे फ्लूइड में वो सारी दीवारों पे सेम लगा रहा है, हर जगह पे सेम लगा रहा है, और यहाँ पर भी वो जो सेम प्रेशर है उसका इंक्रीज आएगा। मतलब अगर आप कुछ भी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड इक्वली, प्रोवाइडेड कि हम जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू आर गोइंग टू स्कूल अमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, चले जाओ, स्कूल जाना जरूरी है। जिन बच्चों का स्कूल नहीं है वो रुक सकते हैं। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर समझ में आया? बिल्कुल सही तरुण, आप सही बोल रहे हो। प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ लिक्विड व्हिच आर लाइंग इन द सेम हाइट इज इक्वल। ठीक है, ये बताता है पैस्कल्स लॉ कि स्टैटिक प्रेशर जो होता है वो राइट एंगल पे एक्ट करता है। प्रेशर एट अ पॉइंट फॉर स्टैटिक फ्लूइड विल बी सेम अक्रॉस ऑल द प्लेन्स। मतलब अब जैसे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो,
तो इन सब के अंदर भी जो आपका प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड में ज्योमेट्रिक बॉडी नहीं है तब भी ऑलमोस्ट यही चीज रहती है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट अ ज्योमेट्रिक बॉडी, दिस इज अ वेरी जनरल केस, इट इज ट्रू फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बॉडी provided that the body's dimensions are very small. थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, कि अब आपने किसी भी एक जगह पे अगर प्रेशर फ्लूइड के अंदर इंक्रीज किया तो जो वो फ्लूइड है उसके अंदर वो प्रेशर हर साइड पे इंक्रीज हो जाएगा, वो फ्लूइड उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर आपके कंटेनर पे भी लगाएगा, ठीक है। वो फ्लूइड जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है वो आपकी वॉल्स पे भी लगाएगा, बॉटम पे भी लगाएगा, हर जगह पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्ट करेगा। हाँ बेटा, इसमें ग्रेविटी को हम इग्नोर करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहती है वो थोड़ी छोटी रहती है एज कम्पेयर टू बॉयंट फोर्स, तो फिलहाल हम ग्रेविटी की बात नहीं करते, बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारा पैस्कल्स लॉ हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट बड़ी अच्छी चीज है यार, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है, ऑन अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, you can apply a small force, on applying a small force on small area, you can lift a heavy load, a heavy load on larger area। ऐसा कुछ बोलता है, बताती हूँ क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो सपोज आपने कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां पर एक साइड पे तो आपकी वो पिस्टन होती है ना, पिस्टन इंजेक्शन वाली पिस्टन वो है, और दूसरी साइड पे आपने कुछ बड़ा सा एरिया लगाकर उसको पाइप वगैरह से कनेक्ट कर दिया है, किसी चीज से उसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर बेटा तब लगता है जब आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर रही, फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, तब हम स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, विश्वकर्मा ने बिल्कुल सही बोला है। तो इस केस में आपका क्या होता है कि वो छोटा सा जो एरिया है उस पर आप छोटी सी अगर फोर्स लगाओगे ना, जैसे इस केस में छोटे से एरिया A1 पे मैंने छोटी सी फोर्स लगाई F1, तो जो एरिया A2 है उस पर गाड़ी को भी मैं लिफ्ट करा सकती हूँ। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपेंस। सबसे पहले ये जो पार्ट है जहां पर F1 और A1 लग रहा है उसमें मैं प्रेशर निकाल लूंगी कि P1 कितना हो जाएगा बेटा, P1 विल बी इक्वल टू F1 अपॉन A1। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ये छोटे वाले आर्म पे मैंने प्रेशर की वैल्यू निकाल ली, P1 मेरे पास आ गया F1 अपॉन A1। जो दूसरा वाला आर्म है उस पर भी प्रेशर की वैल्यू निकाल लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, P2 कितना आ गया, F2 अपॉन A2। अब यहां पर हम लगाएंगे पैस्कल्स लॉ, ऑन अप्लाइंग पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ जब लगाते हैं तो हमने फ्लूइड ट्रांसमिशन पढ़ा था ना, कि फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन अप्लाइंग पैस्कल्स लॉ ये P1 और P2 जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। मतलब F1 अपॉन A1 मस्ट बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये F2 की वैल्यू निकालूं तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। और यही है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मेरा जो एरिया 2 है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है एरिया 1 से, तो जो फोर्स 2 है वो भी तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी फोर्स 1 से, ठीक है। अगर ये सिचुएशन इमेजिन कर लो यार, अगर मेरी फोर्स 1 है 1 न्यूटन, एरिया है मेरा 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ का जो मेरा एरिया है वो है 1000 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स 2 जो हो गई वो तो मेरी 1000 न्यूटन हो गई, है ना। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने एक छोटे से एरिया पे जब स्मॉल फोर्स लगाई तब आपने देखा कि एक बहुत बड़े एरिया पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, जिससे आप एक बहुत हैवी लोड को लिफ्ट कर पा रहे हो। नहीं नहीं, F2 पे फोर्स ज्यादा हो जाएगी ना बेटा, F2 जो है वो फोर्स ही बढ़ गई ना, क्योंकि प्रेशर सेम है। तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहां से आपने बोल दिया कि मैम F2 तो डायरेक्टली इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1 आ रहा है, ठीक है। तो F2 पे ज्यादा फोर्स लगेगी, F1 पे आपने 1 न्यूटन लगाई, अगर उसका एरिया 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर है तो प्रेशर 1 पास्कल हो गया। तो अगर एरिया दूसरे वाले का 1000 मीटर स्क्वायर है, मतलब वहां पर वो 1 न्यूटन फोर्स लगाने से उस वाली साइड पे 1000 न्यूटन फोर्स लग जाएगी। वो आप नहीं लगा रहे, वो फ्लूइड लगा रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपकी हैवी ऑब्जेक्ट होगी उसको तो बहुत इजीली करवा पाओगे ना लिफ्ट। हाँ, तो F1 पे तो छोटी फोर्स है ना, बट एरिया 2 जो है वो इतना बड़ा है एज कम्पेयर टू एरिया 1, कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो फोर्स 2 आएगी दैट विल बी बिगर देन F1, ये बोल रही हूँ मैं,
ठीक है कासिद बेटा, इज दैट ओके? ये वाली चीज सबको समझ में आई? इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है, नहीं? चलो, तो फिर आगे चलते हैं। निखिल, क्रिश, तरुण, निशांत, ये नहीं आया समझ? ठीक है, फिर से समझा देती हूँ बेटा। इसको ना इस तरीके से समझो, सारी चीजें भूल जाओ, ये जो ऊपर स्टेटमेंट वगैरह रखी है वो मत देखो। पैस्कल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? पैस्कल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि ये जो दोनों के दोनों प्रेशर है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है रवु, ठीक है कासिद? हाँ, छोटा पिस्टन बड़े पिस्टन को उठाया, छोटे पिस्टन पे आपको छोटी सी फोर्स लगा रहे हो, उसकी वजह से बड़े पिस्टन पे बहुत बड़ी फोर्स लग रही है और वो उड़ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। रवु को समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट। यहाँ पे आप देखो, P1 कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया F1/A1। ठीक है, P2 कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया F2/A2। इज दिस थिंग ओके रवु? अब पैस्कल लॉ में पढ़ा है, ये दोनों प्रेशर तो इक्वल होने चाहिए, मतलब मैम F1/A1 और F2/A2 इक्वल हो गए। तो अगर मुझे ये सेकंड वाली जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो F2 तो डायरेक्टली मेरे पास कितना आ जाएगा? A2 को इस साइड पे ले जाती हूँ, A2/A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। मतलब अगर जो एरिया 2 है दैट इज मच 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 बिगर देन एरिया 1, इसका मतलब यही है कि फोर्स 2 जो लग रही है दैट विल बी मच 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 बिगर देन F1। ठीक है, यही होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर बेटा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो डेंटिस्ट वगैरह की चेयर्स होती हैं, कार लिफ्ट, जैक एलिवेटर्स, पता नहीं कितनी सारी चीजें, वो सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आगे चले, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग भी बच्चे ही हो तो ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बेटा ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़े, एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ के फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ स्टडी करते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तब क्विक रिवीजन करवाएंगे, तब कर लेंगे। चलो, तो अब देखो कि ये हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट डिजाइन है यहाँ पर। इनके पास जैसा वो पिछले वाला हमारा कोई सिस्टम है वैसा ही एक सिस्टम डिजाइन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास सिस्टम डिजाइन है, और उसमें गाड़ियां लिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी लग नहीं रही बट ठीक है, आप लोग इमेजिन कर लो कि ये गाड़ी है, और इस गाड़ी का मास आपको कितना दे रखा है? 3000 kg। आपको बोला क्या है कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर, दैट एरिया इज इक्वल टू 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा स्क्रीन डिले हो रही है, वो इंटरनेट का इशू है, 1 मिनट रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करोगे स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन क्लासेस में खाली जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है वो इंटरनेट की होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अब ये जो स्मॉलर पिस्टन है, ये जो छोटी वाली पिस्टन है, इसमें कितना प्रेशर लग रहा है। तो ये तो यार सिंपल ही है, इसको प्रेशर को निकाल लो, यहाँ पे आप फोर्स निकाल लोगे, एरिया आपको पता ही है, और ये दोनों प्रेशर आपके सेम ही होते हैं। है ना, गिवन क्या है कि मास आपका 3000 kg है, एरिया आपको कितना गिवन है? 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकाल लोगे ना, फोर्स कितनी हो जाएगी? mg। तो प्रेशर कितना हो जाएगा आपका? mg/a। तो प्रेशर एक तरीके से कितना आ गया? मास आपका 3000, जी की वैल्यू 9.8, डिवाइडेड बाय एरिया गिवन है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू है दैट शुड कम आउट टू बी 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। तो बस यही आंसर है। दिस सेम प्रेशर विल एक्ट ऑन दी स्मॉलर पिस्टन। This same pressure will act on the smaller piston. Is this okay guys? इस चीज में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? Is this okay बेटा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, खाली प्रेशर की वैल्यू निकाली है, फोर्स अपना करके, और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो कंटिन्यूअसली, ताकि मैथ्स की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, हाँ, वन साइड के प्रेशर, वन साइड का प्रेशर और दूसरे का प्रेशर सेम ही तो है, वही तो पढ़ा पास्कल्स लॉ में हमने। चलो, नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इजी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज समथिंग व्हिच यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड एज वेल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? अब सब बच्चों ने वो देखा है,
कि अब जैसे सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर आपके पास कोई पानी का गिलास है, वो पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर अगर आपने कोई बॉल ड्रॉप कर दी गलती से, तो व्हाट विल हैपन इफ यू डू दैट? आपका एक पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है, आपने उसके अंदर कोई बॉल ड्रॉप कर दी तो क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा, वो फ्लोट करेगी, वाटर विल कम आउट, कुछ ऐसा ही होगा ना। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डाल रहे हो, तो जो भी वो फ्लूइड है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है ना। बॉल का जितना मास होगा उतना पानी का निकल जाएगा बाहर, जो भी होगा यही सब होगा ना, वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर आप किसी भी बॉडी को पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर डाल रहे हो, तो कुछ जो फ्लूइड है वो उस जगह बनाएगा ना उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उतना पानी बाहर निकल जाएगा या फिर पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ ना कुछ होएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में, जब आप लोग जाते हो स्विमिंग पूल में, सब बच्चे गए होंगे, तो स्विमिंग पूल में ना आपको एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ऊपर की डायरेक्शन में नहीं होती है ना। ऊपर की डायरेक्शन में एक बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस होती है आप लोगों को। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये जो भी, अगर आप किसी भी बॉडी को पानी में डुबा रहे हो, किसी फ्लूइड में डुबा रहे हो, तो जो ये बॉयंट फोर्स आ रही है ना, कि पानी किस तरीके से कि किस तरीके से पानी उस पर फोर्स लगाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगे, तो ये जो बॉयंट फोर्स आ रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि अब आपने अगर किसी बॉडी को पानी के अंदर डाला, किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डाला, तो होगा क्या बेटा कि उस पे बॉयंट फोर्स एक्ट करेगी, वो ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यू आर वेरी राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आर्किमिडीज ऐसे ही एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जब ये चीज डिस्कवर करी, ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही रैन आउट ऑफ हिज रूम नेकेड, शाउटिंग कि हाँ हो गया, ये वाली चीज मैंने डिस्कवर कर दी। तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डू दैट। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल व्हिच आई रेड दैट एवरी साइंटिस्ट हैड अ क्वर्क। मतलब कोई ना कोई साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ ऐसे कर रखा है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी या फिर कुछ भी ऐसा, एंड इट इज अ क्वर्क व्हिच दे हैड दैट उनके माइंड के अंदर कि हाँ उन्होंने कुछ अलग तरीके से ही, मतलब सिंपल सी चीज से उन्होंने कोई चीज डिस्कवर कर ली। ठीक है, चलो, तो यही बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बॉयंट फोर्स एक्ट करती है, बॉयंट फोर्स बेसिकली क्या होती है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, उस पर ना ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है, उसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये जो भी आपकी बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट एक्ट कर रही है किसी बॉडी के ऊपर, जब आप उसको किसी फ्लूइड के अंदर डाल रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द फ्लूइड विच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, हाँ, हमारे लिए कुछ नहीं। मैं भी कभी कभी सोचती थी कि मैं क्या डिस्कवरी करूं, सारी चीजें तो साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, मतलब व्हाट कैन वी डू नाउ। ऑलराइट, इज दिस थिंग ओके गाइस? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया क्या बोल रहा है? इसका प्रूफ कर ले। इसका प्रूफ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है आपके पेपर्स वगैरह के अंदर, तो फटाफट अब जैसे ये प्रूफ वगैरह मैं फोटोन के अंदर नहीं करवाऊंगी, मैं पहले ही ऑनेस्टली बता रही हूँ। फोटोन के अंदर बस प्रिंसिपल बता दिया, इसका फॉर्मूला बता दिया, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाले प्रूफ में ये कंसिडर करो कि हमारे पास ऐसी एक स्क्वायर बॉडी है, ये बड़ी सी मैंने बॉडी बना दी है, सब बच्चे इस बॉडी को देख सकते हैं आई थिंक। ठीक है, ये मेरे पास एक स्क्वायर बॉडी है जिसकी हाइट वगैरह कुछ है, नेग्लिजिबल नहीं है मामला, तो इट इज लाइंग इन अ फ्लूइड। ये जो हाइट है आपकी, दिस इज गिवन टू यू एज h1। ये जो हाइट है आपकी, इट इज गिवन टू यू बाय h2। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब फ्लूइड के अंदर हाइट h1 और h2 तक है, ये बेसिकली ये जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी आपको जो लेंथ गिवन है दैट इज l। तो सबसे पहले तो ये चीज सब नोट डाउन कर लो कि वॉल्यूम जो होगी दैट विल बी al, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके लिए स्लीपिंग छोड़ दी। सही है, अभी तो ऐसे भी इतनी सर्दियों का मौसम है कि मस्त ऐसे हाइबरनेशन करो। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है। अब इस केस में होगा क्या बेटा, चारों साइड पे फोर्स लगेगी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, लेट दिस बी F1 F2, ये दोनों तो फोर्सेस कैंसल आउट कर देंगी, एक दूसरे को सेम होंगी।
F1 F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो जो आपका F1 लग रहा है, फोर्स आपकी सिंपली क्या होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स वन कितनी हो गई, P1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया जो भी रहेगा। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इज दिस थिंग ओके कि हाँ मैम हमारे पास फोर्स वन की वैल्यू आ गई। हाँ बियर बन जाते हैं सब बच्चे, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे हाइबरनेशन करना सर्दियों में, ठीक है। बच्चे लोग भी बन जाते हैं, जो सब लोग आप ऐसे ब्लैंकेट में से बैठ के क्लासेस ले रहे हो ना, तो वो हाइबरनेशन ही मानी जाती है और नींद भी ज्यादा आती है सर्दियों में। ठीक है बेटा, फोर्स वन आ गई सबकी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, P1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, P1 इज P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1, H1 हाइट तक है। सिमिलरली फोर्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मतलब अगेन यू कैन राइट P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि H2 इज ग्रेटर देन नेट H1, मतलब फोर्स टू जो है वो फोर्स वन से बड़ी होगी, इसलिए तो नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है बॉडी। इसीलिए तो बॉडी जो है वो नेट एक्सपीरियंस करती है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो भी नेट फोर्स है आपकी, वो नेट फोर्स में कितनी लिख सकती हूँ, इट विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1। ठीक है, मतलब ये जो भी मेरी F है, जो भी मेरी अपथ्रस्ट है, जो भी है मेरी चीज, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू F2 माइनस F1, माने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो P एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया प्लस रो जी H2 इंटू एरिया माइनस P एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया माइनस रो जी H1 इंटू एरिया। तो ये और ये तो कट गया एक दूसरे से, बचा क्या, ये रो जी H2 एरिया माइनस रो जी H1 एरिया, मतलब रो जी एरिया इंटू H2 माइनस H1। कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर, यहां तक आंसर आ गया, बस हमारा आंसर डन है, अब हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, बता रही हूँ बेटा। ठीक है, तो अब ये जो H2 माइनस H1 है, ये तो सिंपली आपकी लेंथ के इक्वल हो गया ना, जो भी बॉडी की लेंथ है L, तो मतलब ये एरिया इंटू लेंथ आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो जी इंटू वी। तो आ गया, बस यही है एक्सप्रेशन आपका अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स का, दैट इज इट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कुछ भी नहीं है, इट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड्स या बॉयंट फोर्स, इसको कुछ भी बोल लो, इट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग, नेट फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है, या फिर अगर कोई हल्की सी बॉडी है तो वो फ्लूइड के ऊपर फ्लोट भी करती है। ठीक है, तो यही ये जो फोर्स होती है ये आपकी वेट ऑफ द बॉडी के ऑपोजिट एक्ट करती है, और इसका एक्सप्रेशन जो आता है वो सब बच्चे नोट करेंगे। एक्सप्रेशन हो गया रो जी वी, जहां पे रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ओके, एक बार फटाफट फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने देखा बहुत सिंपल, इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। डेरिवेशन में कुछ नहीं है, हमने एक स्क्वायर ले लिया, वी हैव टेकन अ स्क्वायर जिसपे फोर्स F1 लग रही है, ऊपर वाले साइड पे F2 लग रही है, नीचे वाली साइड पे क्यूब मान लो, स्क्वायर नहीं मानना तो। दिस इज एट हाइट H1, दिस इज एट हाइट H2। तो मैंने लिखा कि फोर्स वन जो लगेगी वो लगेगी P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1। फोर्स टू कितनी लगेगी, P2 इंटू ए, जहां पे P2 की वैल्यू आ जाएगी P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H2। ठीक है, दोनों में जो हाइट है वही तो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो अब क्योंकि H2 इज ग्रेटर देन H1, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो आपकी लग रही है दैट विल बी F2 माइनस F1, क्योंकि F2 बड़ी रहेगी, तभी तो नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है ना। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स कुछ नहीं है, ये यही नेट अपवर्ड फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है। ऑलराइट, तो ये नेट फोर्स में कैलकुलेट कर सकती हूँ F2 माइनस F1 करके। सिंपल मैम, F2 माइनस F1 किया, जब इसका एक्सप्रेशन निकालोगे आपके पास आ जाएगा रो जी ए इंटू H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू दिस इज H2 माइनस H1 विच इज द हाइट ऑफ द बॉडी, लेंथ ऑफ द बॉडी L, और एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमने देखा था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू AL। तो यहां से मेरे पास जो अपथ्रस्ट आएगी, जो नेट फोर्स आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो आ जाएगी सिंपली रो जी वी। ठीक है, ये समझ में आया, इसके अंदर किसी बच्चे को अब और कोई कंफ्यूजन, एक बार रिपीट कर दिया है, कृष्ण, विश्वकर्मा, कुंती, तरुण, सबके लिए रिपीट कर दिया है बेटा। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन हो रही है?
लिटिल मिस्टेक, लास्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ बेटा, कौन से स्टेप में इशू आ रहा है? यहां तक समझ में आया कि हाँ नेट फोर्स निकल गई? नेट फोर्स निकालनी आ गई सब बच्चों को? मुझे ये बता दो, तरुण, विश्वकर्मा। इन क्वेश्चन एड साइन, साइन तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा, H2 - H1 वाला जो पार्ट है ना, अब आप ये देखो ना, H2 - H1 तो ये जो बॉडी होगी उसकी लेंथ के इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना? जो भी बॉडी होगी उसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा ना H2 - H1। बस मैंने वो लिख दिया कि दिस H2 - H1 विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बॉडी, और क्योंकि एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज द वॉल्यूम, तो मेरे पास आ गया फाइनल रो जीवी। ठीक है, इज दैट ओके बेटा? ग्रुप आपके आई थिंक मंडे से डिवाइड होने शुरू हो जाने चाहिए। आज हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि बच्चे अपने फॉर्म वगैरह सारा फिल कर दें फाइनल। जितना जल्दी बच्चे फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपका ग्रुप डिवाइड हो पाएगा, बेसिकली दैट इज द पॉइंट। H1A, रो G H1A के पहले तो कुछ है ही नहीं। रो G H1A के पहले तो कुछ भी नहीं है। कहाँ हुए थे बेटा? क्या डाउट आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मुझे ये बताओ बेटा। 5 मिनट दो, ये क्लास खत्म हो जाएगी तो ये बता दूंगी आपको। प्लस क्यों आएगा? माइनस आ जाएगा ना। यहाँ पर आप इसको अगर नेगेटिव कर रहे हो ना, माइनस कर रहे हो ना F1 को, F1 को माइनस करोगे तो ये भी नेगेटिव आएगी टर्म, ये भी नेगेटिव आएगी टर्म। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ फिर बाय बाय करना दीपांशु। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ जाओ, फ्लोटेशन का। ठीक है, तो सब बच्चों ने देखा है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट करती हैं। जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इस डेरिवेशन में, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं, ताकि एक बार आपके माइक ऑन करके आपको उसका एक्सेस दे दूंगी, तब आप बोल के बता देना कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, 3 केसेस बनते हैं यहाँ पर, तीनों के ना ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये आपके पास कुछ भी, ये लिक्विड है आपके पास। ठीक है, तो अब होता क्या है कि 3 केसेस कैसे बनते हैं कि आपने इस लिक्विड के अंदर कोई बॉडी डाली। बेटा मेरे को 5 मिनट दो अजपत, मैं आपकी फॉर्म के डाउट्स भी क्लियर कर रही हूँ। ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी है रो, लिक्विड की डेंसिटी इज दिस। तो अब दूसरा केस क्या बनेगा कि आपकी ये जो बॉडी है ये फ्लोट करेगी। फ्लोट करती है जब, तो उसका मतलब ये है कि बॉडी आपकी कुछ बाहर रहेगी और थोड़ी सी अंदर रहेगी। यही होता है ना फ्लोट का मतलब। अगेन बॉडी की डेंसिटी सिग्मा, इसकी डेंसिटी रो। एक और चीज हो सकती है कि ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरीके से रहे, मतलब जो टॉप सरफेस है ना फ्लूइड की, जस्ट उसको टच करती हुई रहे। तो तीनों केसेस में डिफरेंट खाली डेंसिटीज है। अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो ये होगा, इन दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी तो ये होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो ये होगा। तो ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्लोटेशन। दिस इज नोन एज फ्लोटेशन। ठीक है बेटा, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? बस यही पढ़ाना था और कुछ नहीं पढ़ाना। डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो जो वेट है बेसिकली, वेट आपका ज्यादा रहेगा दैन अपथ्रस्ट, इसलिए आपकी जो बॉडी है वो डूब जाएगी। इस केस में दोनों चीजें इक्वल रहती हैं, इसलिए आपकी जो बॉडी रहती है ये थोड़ी सी ऊपर के डायरेक्शन को टच कर रही होती है। वेट आपका इक्वल हो जाता है अपथ्रस्ट के। और इस केस में आपका जो अपथ्रस्ट है दैट इज ग्रेटर देन वेट, अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, सो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, फ्लोटेशन सिंपल है। फ्लोटेशन में 3 केसेस बनते हैं यहाँ पर। अगर आपकी बॉडी है कोई जो बहुत भारी है, उसको आप किसी फ्लूइड के अंदर डुबाओ तो बॉडी डूब जाएगी ना। डूबेगी नहीं डूबेगी ये बता दो। अगर आप किसी भी फ्लूइड के अंदर इसको डाल दोगे तो आपकी बॉडी जो है वो डूब जाएगी नहीं डूबेगी? डूब जाएगी ना बेटा। तो बस वही हो रहा है कि वेट अगर आपका अपथ्रस्ट से बढ़ा हुआ है, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी बढ़ी हुई है तो आपकी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया तरुण बेटा। हॉरिजॉन्टल राउ मतलब ऐसे कर दूं क्या? ये अलग अलग है तीनों केसेस, केस 1 केस 2 केस 3 है। हाँ, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है रो, और सिग्मा जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो मैं खाली ये बोल रही हूँ कि जब आपकी बॉडी सिंक हो जाएगी, बॉडी सिंक्स,
When the density of the body is greater than the density of the fluid, then the body will sink. ठीक है, अगर आपकी दोनों की डेंसिटीज इक्वल है तो आपकी जो बॉडी रहती है ना वो एकदम फ्लूइड का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके नीचे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो होती है वेट इक्वल हो जाता है अपथ्रस्ट के, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। हाँ, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिग्मा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज रो। नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, तीसरा केस क्या बनेगा कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो ऊपर फ्लोट करती है, जैसे आइस आपकी ऊपर फ्लोट नहीं करती वैसे ही ये फ्लोट करती है। ठीक है, आर दीज थ्री थिंग्स क्लियर गाइस? ये तीनों चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपके इसके पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होंगे। वी हैव मेड अ वर्कशीट एज वेल फॉर यू गाइस, तो वो वर्कशीट भी आपको सॉल्यूशंस के साथ हम लोग शेयर करेंगे। अब जिन बच्चों को डाउट्स नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, यू गाइस कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास गाइस। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है आप लोग बच्चे क्लास में रुको, बाकी यू गाइस कैन एंजॉय, यू गाइस कैन गो, हैव अ गुड डे एवरीवन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास गाइस। मैं रिपीट कर दूंगी बेटा, जिन बच्चों को डाउट्स है वो बच्चे रुको, जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो बच्चे चले जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।